बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अजीब किस्म का वाक़या और केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अदालतों में जब आप जाते हैं, वकील आप हायर करते हैं तो उसको बड़ी तवज्जो के साथ करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हमारे अंदर वकला हज़रात आ गए हैं जो सही वकालत नहीं करते और गलत काम करते हैं और उनकी वजह से हम बदनाम होते हैं। तो ये एक वाक़या, एक स्टोरी, एक कहानी एक इंसान के लुटने की एक वकील के हाथों आपको बताना चाहता हूँ। वो वकील बाद में ये भी पता चला कि उसका लाइसेंस भी नहीं था और वो ख़त्म भी हो गया। तो ये मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकेंगी। बेल आइकन को क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें कहानी क्या है? इसमें कहानी ये है कि एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी, एक दुकान खरीदी। ए से बी ने खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी क्योंकि उसके पास पैसा कम था तो 30-40 लाख रुपया उसने उसका दे दिया, 40-50 लाख रुपया बाद में देना था। जब वो डेट आई, डेट आने से पहले उस ए ने वो प्रॉपर्टी सी को रजिस्ट्री करके दे दी। वो भी उसका अपना बंदा था, उससे भी उसने प्रॉपर्टी सारी, अब 30-40 लाख रुपया पहले ले लिया और करोड़ दूसरा ले लिया। प्रॉपर्टी उसकी 70-80 लाख थी, 1.5 करोड़ तो उसकी जेब में आ गया। अब आराम से वो बैठ गया और फिर जब पता चला बी को तो उसने कहा कि ये तो मेरे साथ ज्यादती है। उसने वो एग्रीमेंट टू सेल अदालत में चैलेंज किया, वकील साहब के हाथ पे चढ़ गया। वकील साहब को कहा कि ये मामला है। उसने कहा ये तो इसने गलत काम किया है, मैं ये क्या दावे तकरार हक रजिस्ट्री चैलेंज कर देता हूँ। उसने उसकी रजिस्ट्री चैलेंज कर दी और वकालतनामा वगैरह भी साइन कर दिए। साइन करने के बाद अदालत में लिटिगेशन स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, बी ने केस किया हुआ है ए पर और सी पर कि जिसको बेची गई। तो ए और सी दोनों अदालत में आ गए। यहाँ पर जो क्लर्क हजरात थे दोनों का आपस में राब्ते हुए, दोनों को कला के और फिर एक नई कहानी बनी जिसमें ए और सी ने डी वकील के साथ राब्ता कर लिया या उस क्लर्क के साथ उसके किया, जिसमें उसने कहा कि ये अब केस हमने जीतना है, 1.5 करोड़ हम खा चुके हैं, अब और भी खाना है। ये क्या है, इसने 30-40 लाख रुपया दिया, कभी ना कभी इसे मिल ही जाएगा प्रॉपर्टी, इसको नहीं देनी, कब्जा इसके पास वैसे ही नहीं है। और कब्जा आपके पास ना हो, अहम बात यह है अगर आपके पास कब्जा नहीं होगा तो कभी आप केस बहुत आसानी से नहीं जीत सकेंगे। तो बात आगे चढ़ी और इस तरह इस बात पर पहुंची कि जिस तरह मुझे बताया गया, अब दिल मानता नहीं है कि वकील ऐसा कभी काम करेंगे भी सही, लेकिन उसने कहा कि मेरे साथ ये हुआ है कि उस वकालतनामा जो मैंने दावा इस्तकरार हक किया हुआ था तो उसमें जाकर वकील साहब ने बयान दे दिए कि आप इस दावे को वापस लेता हूं और मेरी हक रसी हो चुकी है, कि मेरी हक रसी हो चुकी है, ये बयान दिलवा दिए। अब यहां पर अहम सवाल यह है कि क्या वकील बयान दे सकता है अपने क्लाइंट की बिहेस्ट पे कि ये बयान मेरे हैं? ये सवाल बहुत अहम है। और ये ऐसा हो सकता है जब वकालतनामा आप साइन करके देते हैं उसमें लिखा होता है कि मेरी जो स्टेटमेंट होगी वो इसी वकील की स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो वकील जब ये कहता है कि वाकई ये बयान ऐसे हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। बाद में अगर आप कहें कि नहीं नहीं मेरा वकील मिल गया तो वो गलत होता है, क्योंकि आप लिख चुके होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहता हूँ कि वकील जब करें ज़्यादा फीस वाले को करें, क्योंकि ज़्यादा फीस वाला उतना ज़्यादा मुतमईन होता है कि ये केस में जीतूंगा। जो कम फीस मांग रहा होता है वो आपको आगे फिर दोबारा और टीके लगाने के इंतजार में भी होता है और आप खुद टीका लगवा रहे होते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो कहता है क्योंकि मेरे पास ये केस आया तो वो कहता है कि अब क्या हुआ है कि उन्होंने वो उसमें बयान दे दिए। और एक और कहानी जो अजीब सी बात है कि उसने कहा कि इसमें डी ने ये दावा कर दिया किराएदारी की बुनियाद पर, वहां पर कोई उसके शायद दस्तखत वगैरह भी थे कहीं किए होंगे खाली पेपर्स पर, तो वो किराएदारी उसी का बी का बना दिया और उसे कहा कि इसने मुझे ये दुकान किराए पर दे दी थी और उसकी एक्स पार्टी करा दी, उसकी तरफ से भी पेश हो गए, दूसरे की तरफ से भी पेश हो गए और उसने ये कह दिया कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने 30-40 लाख रुपए की बी ने कहा कि ए से ली थी वो कब्जा मेरा था, लेकिन अब जो कब्जा है मैं इस डी को दे रहा हूं
کیونکہ میرا پچھلا کیس بھی ختم ہو گیا ہے اور قبضہ بھی اس کو دے گیا ہوں. وہ کہ عدالت کو تو نہیں پتا کہ کون کرایہ دار ہے اور کون کرایہ دار نہیں ہے, تو وہ عدالت نے بیلنس دے دیا. بیلنس نے مل کر جا کر وہی زمین جس پر اے کا قبضہ ہے, ڈی اس کو کروا رہا ہے اور سی بھی موجود ہے, ان سب نے مل کر ایک کارروائی کے ذریعے بی کو وہاں سے نکال دیا جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, اور اس طرح وہ دکان اے, سی اور ڈی کی ہو گئی. کیا بات ہے, کیا کہانی ہے. تو اس قسم کے فراڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ کیا تھا کہ آپ وکیل سوچ سمجھ کے کریں, غلط بیانی نہ خود کریں نہ غلط بیانی کی برداشت کریں, اچھی فیس دیں, اچھی فیس کے بدلے اچھی سروسز لیں. ڈاکٹر کو تو آپ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب رعایت کر دو. کلینک پہ جاتے ہیں یا کبھی آپ میڈیکل سٹور پہ جا کر اپنے رعایت مانگیے کہ نہیں یہ دوا اتنے کی دے دیں. نہیں, وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے نا, اس پیٹ کو درد کو ختم کرنا ہے, بیٹا رو رہا ہے نا, اس کو ٹھیک کرنا ہے, بیوی ناراض بیٹھی ہے, اس کے سر میں درد ہے تو گولی اس کو دینی ہے. تو اس طرح جب وکیل کے پاس آپ جاتے ہیں تو اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اور اس کی فیس اگر وہ جتنی وہ مانگتا ہے تو وہ اتنی ہی مانگ رہا ہوتا ہے جتنی وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ باتیں اہم ہوتی ہیں. اگر آپ اس طرح کے وکیل کر لیں گے تو پراپرٹی بھی گئی, زمین بھی گئی, جائیداد بھی گئی, عزت بھی گئی. الٹا ہو سکتا ہے ڈی کبھی نہ کبھی اے پر پرچہ بھی کروا دے کہ اس نے الٹا میرے اور پیسے بھی دینے تھے. تو بعد میں یہ وکیل صاحب, پتہ مجھے چلا ہے کہ یہ ایک جعلی ڈگری پر وکیل بنے ہوئے تھے اور اس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے, تو ان کا لائسنس تو کینسل ہو گیا. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ہماری موٹیویشن ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو سکھایا جائے, بتایا جائے اپنے تجربات کی صورت میں, اور آپ بہتر انسان اس معاشرے کا بنے اور اس معاشرے کو اچھی طرف لے کر چلو. تھینک یو ویری مچ.